हाँ जी। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स विजन क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो आपका डाउट्स आए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसको सीखेंगे हम। ठीक है। और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करना है, हमने क्या चीज़ करनी है, जो भी की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स हैं कुछ एक टॉपिक्स के, उनकी बात करेंगे। ओके, तो देखते हैं, काम शुरू करते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक सीखने हैं और कौन कौन सी चीजें उसमें सीखने वाली हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पास डाउट आया है, दैट इज अबाउट द डायोड्स। डायोड्स, ओके। तो हमने अच्छे से आर्टिकल पूरा किया हुआ है पीएन जंक्शन डायोड का, राइट। तो आप पीएन जंक्शन डायोड खोलो, उसे सीखो। उसमें क्या क्या बातें सीखनी है, पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है, कैसे बनता है, फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करता है, रिवर्स बायस में कैसे काम करता है, और इसके जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो किस तरह से हैं। ये कुछ एक इस तरह से जाता है, किस तरह से जाता है। ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में जो इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, वो किस तरह से काम करती है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हर पॉइंट पे। ठीक, ठीक हो गया। इसके बाद अगर ये क्लियर है, तो इसी से कई अलग अलग तरह के जैसे वो निकलते हैं, क्या निकलते हैं, इससे कई अलग अलग तरह के निकलते हैं डायोड्स। जैसे कि एलईडी डायोड ले लेते हैं हम, लाइट एमिटिंग डायोड, और ले लेते हैं जीनर, और ले लेते हैं लो कैपेसिटेंस डायोड, लो कैपेसिटेंस डायोड। और लेना हो तो आप बात कर सकते हो फोटो डायोड की, फोटो डायोड भी लिख देता हूं। ठीक है। और ये जो भी जिस तरह के भी हैं सारे डायोड्स, बेसिकली कॉन्सेप्ट उनका वही है, कॉन्सेप्ट यही है। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट, या ऐसा कहूं कि अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो बाकी सभी भी आ जाएंगे, बिल्कुल आराम से आते हैं, प्यार से आते हैं। आपको बस ये तीन चीजें ध्यान रखनी है, सॉरी, आपको बस ये कुछ स्पेसिफिक सी चीजें ध्यान रखनी है। और एक रह गया, टनल डायोड रह गया, राइट। तो वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे ये जीनर हो गया, और लो हो गया, और फोटो हो गया, और एक टनल डायोड भी है। और भी कोई डायोड हो तो वो भी बता देना, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। मतलब हम अचीव अलग अलग चीज करते हैं कुछ टेक्निक्स लगा के, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक फिजिक्स बिहाइंड दीज डायोड रिमेन्स द सेम, वो वही रहेगी। ठीक है। चलो, तो अब हम डायोड की बात कर ही रहे हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं, इन्हीं डायोड्स की बात करते हैं और सीखते हैं ये अलग अलग डायोड्स में आपको कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जीनर डायोड की। पीएन जंक्शन के जस्ट बाद वाला जो आर्टिकल है, दैट इज जीनर डायोड। तो इसमें क्या रहता है, जीनर में क्या रहता है, आप ध्यान रखना कि आप पहले सिर्फ रिवर्स बायस में काम कर रहे हो। This Zener diode is a special type of PN junction diode which works only in reverse biased. ठीक है। अगर आपने पीएन जीनर डायोड को फॉरवर्ड बायस में लिया, तो ये जो है ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है, आइडेंटिकल है पीएन जंक्शन के। मतलब रिवर्स, सॉरी, फॉरवर्ड, मतलब फॉरवर्ड बायस जीनर डायोड is same as that of PN junction diode, forward bias PN junction diode। लेकिन रिवर्स बायस में हम कुछ ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं जिससे कि इसमें फर्क आ जाए। वो क्या करते हैं, रिवर्स बायस में आपको मालूम है, आप V और I करंट देते हो, जैसे जैसे रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाते हो और करंट बढ़ता है, थोड़ा 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 बढ़ता है, और एक लेवल के बाद एक ब्रेकडाउन आ जाता है, ब्रेकडाउन, राइट। आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज भी मालूम होगी, याद होनी चाहिए, नहीं है तो पीएन जंक्शन डायोड की सारी बात आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज आ जाती है, ये थोड़ा कर्व अच्छा नहीं बना, ठीक है, अच्छे से बना लेना, दिया हुआ कई बार बनाया हुआ हमने पीएन जंक्शन डायोड का, पीएन वाले आर्टिकल में भी करवाया हुआ आपको।
तो ब्रेकडाउन आ जाता है। इसमें जो मेनली ब्रेकडाउन रहता है दैट इज एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांचे में क्या होता है, जो कोवलेंट बॉन्ड्स डिसरप्ट होते हैं बेसिकली वो कोलिजन के कारण हो जाते हैं, या आप कहो करंट बहुत ज्यादा पास होता है, करंट जो है वो ओवर हीटिंग हो गया है, वो डिस्ट्रक्टिव बन जाता है नेचर में। डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मतलब सब तहस नहस कर दे, जो तोड़ दे, सब तोड़ देने वाला, डिस्ट्रॉयर। ठीक है, इस तरह से है। तो अगर हम इस ब्रेकडाउन को रोकना चाहते हैं, अगर हम इस ब्रेकडाउन को रोकना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हैवीली डॉप्ड जो है ना, जो हैवीली डॉप्ड होता है ना रिवर्स बायस, जो हैवीली डॉप्ड जंक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक शार्प एंड डिस्टिंक्ट, बिल्कुल मतलब शार्प आपने वो ब्रेकडाउन लेके आना है, और उससे पहले, जस्ट पहले, एवलांच से पहले इस तरह से उसमें करंट पास करना है, या उसे बायस्ड करना है, इस तरह से उसमें डॉपिंग करनी है कि शार्प और डिस्टिंक्ट बिल्कुल एक ब्रेकडाउन आ जाए। ठीक है, इस तरह से बॉन्ड्स में करंट पास करना है कि उनकी डायरेक्ट रप्चरिंग हो जाए बॉन्ड्स की, कोवेलेंट बॉन्ड्स की, लेकिन वो ऐसा ना हो कि एक बॉन्ड टूट के अगले इलेक्ट्रॉन्स को जाके स्ट्राइक करके उनके बॉन्ड्स तोड़ तोड़ के, मतलब कोलिजन के थ्रू नहीं होना चाहिए, ऐसे कह लो, कोलिजन के थ्रू ना हो। ठीक है, कोलिजन के थ्रू बॉन्ड नहीं तोड़ने हमने, हमने सिर्फ करंट पास करके उस तरह से बॉन्ड तोड़ने हैं डॉपिंग करके कि ये बिल्कुल एक शार्प ब्रेकडाउन हो। अगर हम ऐसा अचीव कर लेते हैं तो देन इट इज कॉल्ड Zener breakdown. So it's a kind of artificial breakdown you can say. मतलब ये उससे पहले एक शार्प एक हमने बिल्कुल अचीव कर ली ब्रेकडाउन, रिवर्स बायस में ही करते हैं, और फॉरवर्ड बायस में सेम रहता है वो पीएन जंक्शन के, वो अचीव करके हम इसे नया डायोड बना लेते हैं, अलग तरह का डायोड बना लेते हैं, जीनर डायोड जिसे नाम हमने दिया। ठीक है, और ये डिस्ट्रक्टिव नहीं है, मतलब मटेरियल खत्म नहीं हो गया, मटेरियल रीयूजेबल है एक तरह से इसमें। ओके, तो इसमें जो दूसरी बात ध्यान रखनी है, कैसे हुआ वो तो हो गया, दूसरी बात ध्यान ये रखनी है कि ये वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है, वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। वोल्टेज रेगुलेटर मतलब जो घरों में स्टेबलाइजर होता है ना, वैसा, कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन जितनी मर्जी हो ये उसे स्टेबल करने में हेल्प करता है, ये उसे रेगुलेट सा कर देता है। इसके लिए इसे क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसे लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगाना पड़ता है। ठीक है, पैरेलल में लगाना पड़ता है, तो एक बार क्या होगा, वो कभी करंट ज्यादा भेज देगा, कभी करंट कम भेज देगा, सो दैट वोल्टेज जो है वो रेगुलेट रहे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वोल्टेज रेगुलेटर या स्टेबलाइजर की तरह ये काम करता है, जीनर डायोड। दैट्स इट, इतना अगर आप सीख लेते हो, कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं, इसमें मेन कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है, इक्वेशन वही रहती है, किरचॉफ लॉ लगा के जो बनती होती है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें इतना ही सीखने वाला है आपका। ओके, चलो अगला पढ़ते हैं, अगला देखते हैं, अगला कौन सा करें, अगला देख लेते हैं टनल डायोड, सिंपल सा है, टनल डायोड। टनल नाम से ही क्लियर है, टनलिंग इफेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, अल्फा पार्टिकल टनल करके बाहर निकल जाता है, पढ़ा हुआ है, ऐसे ही इसमें होता है, इसमें भी नॉर्मल बिहेवियर नहीं शो होता। इसमें सबसे स्पेशल बात यह है कि टनलिंग वाले डायोड में, टनल डायोड में नेगेटिव रेजिस्टेंस होती है, नेगेटिव रेजिस्टेंस होती है। अब नेगेटिव रेजिस्टेंस नाम से ही अजीब लगता है बड़ा, रेजिस्टेंस का मतलब होता है दूसरे को रोकना, उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोकना। नेगेटिव रेजिस्टेंस मींस व्हाट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाना, वो तो नहीं होता। पर यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ये नेगेटिव में ध्यान रखना, दिस इज अ काइंड ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस। ओके, अगर कॉन्सेप्चुअली सोचने लगोगे सो नेगेटिव रेजिस्टेंस डजंट मीन एनीथिंग, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव डायनेमिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, इफ यू सी dv by di, so you can observe that change in one
लीड्स टू ऑपोजिट चेंज इन अनदर, यानी कि अगर आप आई को इंक्रीज कर रहे हो तो वोल्टेज डिक्रीज करने लग जाए, और अगर आई को डिक्रीज कर रहे हो तो वोल्टेज इंक्रीज करने लग जाए। तो या तो डीवी पॉजिटिव होगा तो डीआई नेगेटिव हो जाएगा, और अगर डीवी नेगेटिव हुआ तो DI पॉजिटिव हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस जो आ जाएगी वो नेगेटिव आ जाएगी। इस तरह से होता है इसमें टनल डायोड में। ठीक है, तो आप जो है टनल डायोड भी एक सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका वो है कि इसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस होती है, इसको जरूर ध्यान रखना है। ओके, बाकी कुछ एक छोटी मोटी बातें और हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, वो भी सीख लो, शक्तिमान बन जाओगे। तो इसमें क्या करना है, इसमें डायनेमिक रेजिस्टेंस हो गया। अब इस नेगेटिव डायनेमिक रेजिस्टेंस का, नेगेटिव रेजिस्टेंस का फायदा क्या और नुकसान क्या? यस, फायदा ये फायदा ये है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस जो है वो इसे रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स जो होते हैं ना, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स, नाम याद रख लो, कोई बात नहीं, हम अभी सेकंड चैप्टर पे ही है, फर्स्ट चैप्टर पे ही है, ये चैप्टर 6 में आएगा, चैप्टर 6 है ये, कोई बात नहीं, किया हुआ खैर, जो भी, जो नहीं किया हुआ तब भी कोई बात नहीं। तो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स में ये टनल डायोड यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस नेगेटिव है, वो हमें चाहिए वहां पे। ठीक है, और एम्पलीफायर्स में भी कई बार ये यूज होता है, एम्पलीफायर्स में भी। ओके, ऑसिलेटर का क्या मतलब है? इनपुट को आउटपुट को वो ऑसिलेट करवाता है, और एम्पलीफायर का क्या मतलब है? इनपुट को वो एम्पलीफाई करके, मतलब छोटी सी इनपुट आती है और बड़ी होके जाती है, इस तरह से एम्पलीफाई कर देता है। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस इन दोनों चीजों में हेल्प करती है। और अगर हम देखें कि इसका नुकसान क्या है, नेगेटिव रेजिस्टेंस का नुकसान क्या है? नेगेटिव रेजिस्टेंस का नुकसान ये है कि ये इनस्टेबिलिटी लेके आती है सिस्टम में, इनस्टेबिलिटी। क्योंकि अगर एक के इंक्रीज से दूसरा इंक्रीज हो और डिक्रीज से डिक्रीज हो तो वो सिस्टम को स्टेबल बनाता है। यहाँ पे ये नेगेटिव रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो सिस्टम को, ऑसिलेटर्स को इनस्टेबल बना देता है। ठीक है, इसमें एक और बात आप सीख सकते हो, एक और बात आपको सीख लेनी चाहिए, सेकंड पॉइंट वो ये, सेकंड में क्या लिखूं, सेकंड में लिखता हूं हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है वो बहुत हाई होता है, इसीलिए ये माइक्रोवेव ऑसिलेटर्स में भी, माइक्रोवेव ऑसिलेटर्स जो होते हैं, ऑसिलेटर्स, उनमें ये गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक चली जाती है, 10 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक ये चली जाती है, चला जाता है, टनल डायोड यूज होता है उसमें। हालांकि उसमें एक और चीज है कि उसमें रीजन एक और होता है कि इसकी कैपेसिटेंस लो होती है, लो कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, तो ये भी काम करती है उसमें, लो कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस जो है वो काम करती है इसे माइक्रोवेव ऑसिलेटर्स में काम करने को। ठीक है, तो लेकिन जो मेन पॉइंट ये है कि इसका हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, और कितनी हाई तक जा सकती है फ्रीक्वेंसी, 10 गीगाहर्ट्ज तक जा सकती है आराम से। ठीक, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस वाले दोनों पॉइंट्स याद रखना, और ये याद रखने हो तो ये भी ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर, नेक्स्ट क्या चीज है, कौन सा डायोड करें, इसके बाद एक आधा डायोड और देखते हैं। लेट्स सी एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, इसके बाद देखते हैं लाइट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी, नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो एलईडीज जो है, फायदे तो वैसे आपको पता है, बहुत सारे पता है कि ये 20-20 साल तक खराब नहीं होती,
मतलब वेरी गुड लाइफ, दे हैव वेरी गुड लाइफ, लॉन्ग लाइफ। तो ये एक फायदा है इसका। कॉन्सेप्ट बाद में देख लेंगे, पहले फायदे देख लेते हैं। जो बातें आपको ऑलरेडी पता है, सभी को पता है, नॉर्मल घरों से वैसे ही पता है, ठीक है। अच्छा, ये लो वोल्टेज पे भी काम कर लेती हैं, लो पावर लो वोल्टेज उस पे भी काम कर लेती हैं, लो करंट, कुछ भी लो हो चलेगा। इन्हें हाई पावर नहीं चाहिए, हाई वोल्टेज नहीं चाहिए, हाई करंट नहीं चाहिए। और ऊपर से ये फास्ट भी बड़ी हैं। फास्ट भी बढ़िया मतलब इमीडिएटली फास्ट। तो खैर एक और चीज सीख लो, फास्ट तो टनल डायोड भी बहुत हैं, ठीक है। तो ये भी अल्ट्रा हाई स्विचिंग मोड में यूज होते हैं, ये बहुत फास्ट है टनल डायोड वाले भी। तो अल्ट्रा हाई स्विचिंग मोड में ये यूज हो जाते हैं, ठीक है। स्विचिंग डिवाइसेस होते हैं ना जो, जिनमें ऑन ऑफ करना होता है, स्विच करना होता है किसी भी तरह का, उनमें ये बड़े अच्छे से यूज हो जाते हैं। लेकिन एलईडीज भी फास्ट हैं, हम एलईडीज पे बात कर रहे थे, ये भी बहुत फास्ट होती हैं, ठीक है क्या। ये भी एक तरह के डायोड है, लाइट एमिटिंग डायोड भी एक तरह के पीएन जंक्शन डायोड हैं। और ये डायोड जो है ये किस में काम करते हैं, ये फॉरवर्ड में काम करते हैं, फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। तो रिवर्स बायस में याद होगा, रिवर्स बायस में हमने जीनर डायोड बनाया था, और फॉरवर्ड बायस में हमने लाइट एमिटिंग डायोड बना लिया, ठीक। तो लाइट क्या होगा, जब लाइट फॉल करेगी फॉरवर्ड बायस में आके उस डायोड पे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेगा कह लो, या विजिबल लाइट को, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को नहीं, फोटॉन्स को वो इजेक्ट करेगा वहां से। करेगा किसके हिसाब से, अपने बैंड गैप के हिसाब से, जो भी उसका बैंड गैप है। पढ़ी हुई है ना प्रोसेसेस, आइंस्टाइन प्रोसेसेस, प्रोसेसेस वही है। तो बैंड गैप जो है उसके हिसाब से करेगा। तो वेवलेंथ जो है वो क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा। ई क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज एच सी अपॉन लैम्डा, है ना। तो लैम्डा कितना होगा, एच सी अपॉन ई। और ई यहाँ पे कौन से वाला लोगे, यहाँ पे ई लोगे बैंड गैप, एनर्जी जो है वो बैंड गैप से लोगे। तो लाइट जब उस पे फॉल करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब करंट फ्लो करता है, लाइट नहीं, लाइट तो निकल रही है, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करता है, तो वो क्या करता है, डिप्लीशन रीजन से, डिप्लीशन लेयर से लाइट को अमिट कर देता है। आई रिपीट, कुछ ऊपर नीचे ना बोल दिया हो, जब फॉरवर्ड बायस में, जब डायोड में फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करता है, तो वो डिप्लीशन रीजन से बैंड गैप के हिसाब से कह लो, अपने एनर्जी गैप के हिसाब से, जो एनर्जी गैप है उसके हिसाब से वो लाइट को अमिट कर देता है, ठीक है। और ये जो बैंड गैप है ना, बैंड गैप, ये मटेरियल चेंज करके आप चेंज भी कर सकते हो, करते ही हैं लोग, लोग करते ही हैं। तो मटेरियल चेंज करोगे तो बैंड गैप चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए फिर हम अलग अलग रेंजेस बनाते हैं, कि अगर गैलियम आर्सेनाइड का मटेरियल लोगे तो कौन से रेंज में लाइट निकलेगी। अगर मान लो गैलियम आर्सेनाइड और फास्फोरस, इनके मिक्सचर का मटेरियल लिया, मिक्सचर लिया मटेरियल में, तो कौन सी लाइट निकलेगी। मैंने ये दोनों लिखे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है ज्यादा थोड़े से। तो ये आईआर रीजन में लाइट निकलती है, और इससे विजिबल रीजन में, विजिबल में, ठीक है। करने को तो फिर ये भी कर लो कि ये कितना परसेंटेज लें, ये कितना परसेंट लें, ये 45 55 लें, या ये 55 ये 45 लें, या ये 30 30 30 लें, 30 30 40 लें, या 40 30 30 लें, या 80 10 10 लें। इनका रेशियो क्या लें, मतलब बेसिक आइडिया ये है कि इनका रेशियो क्या लें, ये भी अपने अपने एक काम है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से, उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमें इसकी रिसर्च में नहीं जाना है, हमें सिंपली इस चीज का कॉन्सेप्ट समझना है। और कॉन्सेप्ट ये है कि दो मटेरियल्स को, दो एलिमेंट्स को मिक्स करके एक नया, या तीन को मिक्स करके एक नया मटेरियल जो बनाना है, उसमें उनकी परसेंटेज के हिसाब से बैंड गैप जो है वो मॉडिफाई होता रहेगा, और हमें जिस एनर्जी या जिस वेवलेंथ की लाइट चाहिए होगी उस हिसाब से हम इसे मॉडिफाई कर लेंगे। फॉर एग्जांपल रेड चाहिए होगी, तो हमें पता है हमारी रिक्वायरमेंट लैम्डा की 633, लेट्स से 630 नैनोमीटर की है, तो हम अलग काम करेंगे। ब्लू चाहिए होगी तो हम अलग काम करेंगे, ग्रीन चाहिए होगी तो अलग काम करेंगे। तो जिस तरह की एलईडी की रिक्वायरमेंट होती है
उसी तरह के हम बैंड गैप मटेरियल बना के बैंड गैप के और उसे उसे एलईडी में यूज कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर लाइट उसमें करंट फ्लो करेगा तो लाइट एमिट कर देगा वो। ठीक हो गया। नेक्स्ट रख लेते हैं पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड बड़ा सिंपल है। पीएन जंक्शन डायोड आता है तो सारे सिंपल है वैसे तो। इसमें देखो नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है पॉइंट कॉन्टैक्ट। तो आपने जब पीएन जंक्शन डायोड पढ़ाया था आपको, जब उसमें हमने बात भी करी होगी, आपने वैसे भी पढ़ा हुआ है, वो कैपेसिटर का काम करता है ना। एक यहाँ पे एक चार्ज इकट्ठा हो गया, यहाँ पे दूसरा चार्ज इकट्ठा हो गया, ठीक है, पूरी की पूरी डिप्लीशन लेयर में कह लो ऐसे इकट्ठा हो गया। तो अब ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का काम करता है, कैपेसिटर का देखा हुआ आपने, है ना। और कैपेसिटर का आपको फॉर्मूला भी याद होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, है ना, इस तरह से है। तो अब डी बहुत छोटा होता है, डिप्लीशन रीजन बहुत छोटा होता है, तो इस वजह से कैपेसिटेंस हाई भी होती है। ये को ये कैपेसिटर काम भी इस तरह से करने लग जाता है। हम क्या करते हैं इसमें, हम इसे पॉइंट कॉन्टैक्ट कर देते हैं। पॉइंट कॉन्टैक्ट, पॉइंट कॉन्टैक्ट का मतलब ये है, फिगर आपको मिल ही जाएगी वैसे तो बुक में। मान लो एक जंक्शन ऊपर लिया और एक जंक्शन नीचे लिया और एक का सिर्फ एक पॉइंट से उसे कनेक्ट किया लाके, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। या ये अच्छी फिगर अवेलेबल है आपके पास। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कॉन्टैक्ट जो है वो पॉइंट बेस्ड होना चाहिए, पूरा का पूरा लेयर बेस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो लो कैपेसिटेंस डायोड में भी हम इसे बोलते हैं, लो कैपेसिटेंस डायोड, ठीक है। ये भी हो गया। ये कहाँ पे काम आता है ये मैं बता देता हूँ। जहां फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या रहता है, कैपेसिटेंस हाई होने की वजह से, कैपेसिटेंस हाई होने की वजह से जो है वो हाई फ्रीक्वेंसीज पे, हाई फ्रीक्वेंसीज पे जो है वो रिस्पॉन्स, जो रेक्टिफायर का रिस्पॉन्स है वो ठीक नहीं रहता, जो रेक्टिफाइंग एक्शन है वो ठीक नहीं रहता। तो जब आपने रेक्टिफाइंग एक्शन लेना हो, रेक्टिफायर लेना हो ढंग से, हाई फ्रीक्वेंसी पे लेना हो, तो आप प्रेफर करना कि कैपेसिटर हाई रखने की जगह लो कैपेसिटेंस वाला डायोड यूज किया जाए, ठीक है, अच्छा काम करेगा। ठीक, तो ये भी जो पल्स सर्किट्स होते हैं उनमें अच्छा काम आता है ये। ठीक हो गया, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अब एक रह गया हमारा फोटो डायोड, उसे भी सीख लेते हैं पहले। फोटो डायोड बड़ा सिंपल है और आपको पहले इसकी बातचीत, ज्यादातर बातचीत मैंने करी हुई है इसकी, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को कंज्यूम करता है, लाइट एनर्जी को लेता है और बदले में प्रोड्यूस क्या करता है, इसे तो कंज्यूम कर रहा है, प्रोड्यूस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो सिंपली जैसे ये होता है ना, कोई भी डायोड ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे कर दो, इसके साथ ये वाला सिंबल भी लगा देना, ये वाला सिंबल भी लगा देना। इसके सिंबल के बेसिस पे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बना हुआ बनता है, आता है, तो मैंने ये वाला बता दिया, इस तरह से ये कर देना, ठीक है। और इसमें जो है अगली चीज क्या ध्यान रखनी है, किसमें काम करेगा, रिवर्स बायस में कि फॉरवर्ड बायस में, तो ये रिवर्स बायस में काम करेगा। नेक्स्ट ये भी याद रख लेना कि ये किसमें काम करता है, रिवर्स बायस में काम करता है, ठीक है। अच्छा, अगर रिवर्स बायस में काम करता है तो आप क्या करोगे, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे, इंक्रीजेस, तो इसमें क्या होगा, उसमें रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, और करंट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी ठीक है।
एक लेवल के बाद आपको पता ही है रिवर्स बायस में करंट किस तरह से जाता है, ब्रेकडाउन पे पहुंचने वाला हो जाता है। तो बस यही बात है, आपको ये याद रखना है कि किस तरह से रेजिस्टेंस डिक्रीज से करंट इंक्रीज कर रहा है, ये कौन से बायसिंग में है और इसका मेन टारगेट क्या है। दैट्स इट, इतना ही है। ठीक है, अगर ये चीज हो गई है तो आपके डायोड्स मेरे को लगता है सारे हो गए। 4-5 हमने नाम लिए थे, क्रॉस चेक कर लेते हैं कि वो सारे हो गए कि नहीं। तो एलईडी की बात हमने, लाइट एमिटिंग की बात कर ली, फॉरवर्ड बायस में होता है याद रखना। जीनर की बात कर ली, कहाँ पे होता है, रिवर्स बायस में होता है ध्यान रखना। लो कैपेसिटेंस की बात कर ली, जहां पे हमें रेक्टिफायर एक्शन चाहिए, रेक्टिफाइंग एक्शन, और हाई फ्रिक्वेंसी पे वहां पे हम लो कैपेसिटेंस यूज कर लेते हैं। और फोटो डायोड की भी बात कर ली, रिवर्स बायस में काम करता है और लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आपने पढ़ाई हुआ है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, लाइट एनर्जी आती है ना, फोटोन आता है, लाइट एनर्जी आ गई, इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी यानी कि चार्ज, करंट निकल गया। तो अगर लाइट एनर्जी को, फोटोन की एनर्जी को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में बदलो तो मतलब फोटो डायोड है। रिवर्स बायस में काम आता है। और कहाँ पे काम करते हैं हम, जहाँ पे भी हमने अलार्म वगैरह बनाने होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी समझाया हुआ आपको, जहाँ पे भी हमने एप्लीकेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एप्लीकेशन यूज करनी है, वहां पे हम इसे यूज कर लेते हैं। टनल डायोड में टनलिंग की एप्लीकेशन होती है, ये बहुत फास्ट होता है। फास्ट के साथ साथ और क्या आता है इसमें, यस फास्ट के साथ और क्या क्या लिखते हैं कि ये टनलिंग कर जाता है और इसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है नेगेटिव रेजिस्टेंस। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स थे, ये सारे अलग अलग तरह के डायोड्स हैं। अगर आपको ये बेसिक समझ में आया हुआ पीएन जंक्शन डायोड, आइडियल, अगर इसे ही आइडियल कहना हो तो आइडियल में क्या कंडीशन होगी, आइडियल पीएन जंक्शन डायोड में उसमें क्या रहेगा कि आप ये कहोगे कि, आप ये कहोगे कि आइडियल जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस के केस में परफेक्ट कंडक्टर का काम करेगा और रिवर्स बायस के केस में, रिवर्स बायस के केस में परफेक्ट इंसुलेटर का काम करेगा। यानी कि, यानी कि क्या मतलब हुआ, जब फॉरवर्ड बायस है वो चाहता है कि करंट पास हो तो वो 100% करंट पास कर देगा और विद जीरो रेजिस्टेंस। 100% परफेक्ट कंडक्टर मतलब रेजिस्टेंस कितनी हुई, जीरो। और परफेक्ट इंसुलेटर, रिवर्स बायस में हम चाहते हैं उसके पास करंट ना जाए, इंसुलेटर का काम करे, उसमें वो आर को क्या बना देगा, इनफिनाइट, इनफाइनाइट बना देगा। तो ये आइडियल डायोड हो गया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सारे अलग अलग तरह के डायोड्स बन जाते हैं। ठीक है, चलो बधाइयो, यहाँ तक काम हो गया आपका और मेरे को लगता है समझ भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी में। 5 मिनट लगा के और इसी में हम एक टॉपिक और सीख लेते हैं, दैट इज known as, that is very important and very simple topic, रेक्टिफायर। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही करेंगे, 4 की पॉइंट्स हैं, सिर्फ वो 4 पॉइंट सीखने हैं कि कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो करें शुरू, बोलो। हाँ जी, कर लेते हैं, चलो ठीक है करते हैं। तो इसमें क्या होगा, रेक्टिफायर्स में, रेक्टिफायर आपको पता है क्या करता है, वो बेसिकली, रेक्टिफायर्स जो होते हैं बेसिकली लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, लो रखते हैं एक डायरेक्शन में करंट की, और हाई रखते हैं रेजिस्टेंस को हाई रखते हैं दूसरी डायरेक्शन में, इसमें हाई रखते हैं दूसरी डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पहले वाले की। यानी कि एक डायरेक्शन में करंट को पास करेंगे और एक डायरेक्शन में करंट को पास नहीं करेंगे, है ना, यही होता है ना। तो एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें करंट की डायरेक्शन बदलती रहे, ऐसे 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 बदल रही है, ऊपर नीचे जा रहा है। डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट, जिसमें करंट की डायरेक्शन नहीं बदलती, सीधा जाता है एक ही बार में। लेकिन ये इसमें सीधा जा रहा है, इसमें वेरी भी नहीं कर रहा। अगर वेरी करेगा तो ऊपर नीचे होना पड़ेगा ना उसे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हम कई बार रेक्टिफायर की ये बात भी लेते हैं और ऐसे भी बोलते हैं उसे,
that it converts AC into DC, AC into DC। ठीक है, तो ये दो तरह का होता है, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो पहले हाफ वेव में देखते हैं, जो कॉन्सेप्ट हाफ वेव में आएगा वही सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स फुल वेव में लग जाएंगे। तो हाफ वेव देख लो बस, और क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसमें क्या होगा, आपको डायग्राम तो बनानी आती ही है। ये इस तरह से एसी आप भेजोगे, ठीक है, और ट्रांसफार्मर पे इस तरह से मान लो आपने भेजा, तो ट्रांसफार्मर में आपको पता है मैं दूसरी तरफ का बना नहीं रहा, वो भी अलग से आप बना सकते हो। तो यहां से इनपुट भेजेंगे, यहाँ में वो जाएगा बाहर, यहाँ इस पे ट्रांसफर होगा। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, एक जगह पे पीएन जंक्शन लगा देंगे, डायोड लगा देंगे फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में आपको पता है डायोड क्या करता है, फॉरवर्ड बायस में पास कर देता है, फॉरवर्ड बायस में वो पास कर देता है, राइट। तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं, और सर्किट डायग्राम आपको पता है, वो एक एक बार जब पॉजिटिव आएगा तो पास करेगा, जब नेगेटिव आएगा तो पास नहीं करेगा, पॉजिटिव आएगा तो पास करेगा, नेगेटिव आएगा तो नहीं करेगा। तो किस तरह का आउटपुट बन जाए, किस तरह का आउटपुट बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ गए। आउटपुट कैसा बनेगा, आउटपुट बनेगा पॉजिटिव को पास करेगा, नेगेटिव को जीरो, पॉजिटिव को पास करेगा, नेगेटिव को जीरो, पॉजिटिव को पास करेगा, नेगेटिव को जीरो। इस तरह से आउटपुट बन गया। तो बेसिकली उसने एसी को, जिसमें डायरेक्शंस बदलती हैं, डीसी में कन्वर्ट कर दिया जिसमें डायरेक्शन नहीं बदलती। लेकिन ये कौन सी डीसी है, इट इज कॉल्ड पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग मतलब डायरेक्शन नहीं बदल रही लेकिन एम्पलीट्यूड बदल रहा है, ऊपर नीचे तो वो जा ही रहा है, ठीक है। हाँ, लेकिन जिसे पॉजिटिव कह रहे हो वो पॉजिटिव ही रह रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये डीसी का कॉन्सेप्ट हो गया, इसमें इस तरह से लग गया। अब अगर आप देखो कि वोल्टेज कितनी दे रहे हो आप, वो मान लेता हूं मैं ई एम, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को ई एम मान लेते होते हैं ना। मान लिया साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा कितना होता है ओमेगा टी, यही होता है वाइब्रेशन एंड वेव्स, पूरा पढ़ा हुआ है हमने। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी ले लेंगे, इसकी एंगुलर टाइम पीरियड भी लेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी लेंगे, है ना। तो ये हो गया, आराम से निकल गया। तो ये ई एम साइन थीटा जो है हमारे पास वोल्टेज है। अच्छा, इसमें रेजिस्टेंसेस कौन कौन सी होंगी, तो अगर आप देखो दो रेजिस्टेंस होंगी। एक तो लोड रेजिस्टेंस आर एल, लोड रेजिस्टेंस तो होती ही होती है किसी भी सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोड तो लगाओगे ना, और उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। और दूसरा होगा फॉरवर्ड बायस में इस जंक्शन की रेजिस्टेंस, पीएन जंक्शन डायोड की। तो दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक तो है रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस की और दूसरी है रेजिस्टेंस लोड की, एल ओ ए डी, लोड, लोड की रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब टोटल रेजिस्टेंस जो है वो हम ले लेते हैं आर एफ प्लस आर एल, आर एफ प्लस आर एल, ये ले लेते हैं। ठीक हो गए, पॉइंट्स क्लियर हो गए। अगर हो गए तो बस खत्म कहानी। इंस्टेंटेनियस करंट देखो कितना आएगा, दैट विल बी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस आर एफ प्लस आर एल, है ना। पर वोल्टेज कितनी लोगे, वोल्टेज लोगे ई एम, वोल्टेज लोगे आप ई एम साइन थीटा, ठीक है। और जब इसी करंट का मैक्सिमम निकालना होगा, जब इसी करंट का मैक्सिमम निकालना होगा, मैं दोबारा से ही लिख देता हूं ऐसे ही कंफ्यूज ना हो। तो जब आपको इसी करंट से मैक्सिमम निकालना होगा तो हम साइन थीटा की वैल्यू को 1 कर देंगे, और ये हो जाएगा मैक्सिमम आउटपुट जो है, इनपुट जो है वो आर एफ प्लस आर एल, ये हो गया, ठीक है। दिस इज मैक्सिमम करंट
मैक्सिमम करंट थ्रू द लोड, लोड पे जा रहा है ना ये, तो ये आ जाएगा। सिंपल चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, IM आ गया। अगर आउटपुट करंट अब हम लें तो उसमें क्या क्या चीजें देखेंगे फिर, तो देखते हैं। हम एक तो देख लेते हैं एवरेज वैल्यू, वही 3-4 चीजें देखनी है फिक्स। तो पहले देखो एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू को हम बोल देते हैं डीसी कंपोनेंट। जब आप इसे फोरियर सीरीज में तोड़ते हो तो जो पहला कंपोनेंट होता है दैट इज डीसी कंपोनेंट। उसके बाद प्लस माइनस में साइन थीटा की टर्म्स चलती हैं, या कॉस थीटा की ले लो, साइन थीटा या कॉस थीटा जैसे भी लो। तो आईडीसी कितना होगा, उसका फॉर्मूला याद रख लो, IM अपॉन पाई, पाई से डिवाइड कर दो, ठीक है। दूसरी वैल्यू आपको देखनी होती है RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक। इसे हम ले लेते हैं IRMS। इसे जब सॉल्व करके देखेंगे तो ये निकलता है, ये इक्वल आता है IM अपॉन 2K अपॉन 2, ठीक हो गया। अब अगर आप देखो अपॉन में 2 जो है यानी कि IRMS वो बड़ा है अपॉन में 3.14 होने से, है ना। सो वी हैव, यहाँ पे भी एग्री करता है ये रिलेशन कि IRMS जो है, IRMS that is greater than IDC। ओके, ये हो गया, दो चीजें हो गई, दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल क्वेश्चन बनेगा अगर तो इसमें से आ जाएगा। इसके बाद दो चीजें और, थर्ड नंबर पे एक और क्वांटिटी है दैट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो हमें देखनी ही देखनी है, देखो कोई भी चीज हो कोई भी सिस्टम हो एफिशिएंसी तो निकालनी ही है, ईटा। दिस इज इक्वल टू पावर आउटपुट में जितना हो अपॉन इनपुट में जितना हो, उस तरह से देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से लेते हैं इसे कि डीसी कंपोनेंट कितना है अपॉन एसी कंपोनेंट कितना है, सीधा याद रख लो, सॉल्व करके आता है, सॉल्व करके आ जाता है 40.6%, इतनी एफिशिएंसी आ जाती होती है। और लास्ट कंपोनेंट इसमें एक और बता रहा हूं दैट इज रिपल फैक्टर। होने को तो पीक इनवर्स वोल्टेज भी एक अच्छा फैक्टर है लेकिन कम आता है पेपर में, कोई ऐसी बात नहीं है उसमें। रिपल फैक्टर, दिस इज गामा, डिनोटेड बाय गामा, ठीक है। और ये करंट में रेशियो देखते हो आप, डीसी अपॉन एसी अपॉन डीसी का देखते होंगे, एसी अपॉन डीसी, करंट एसी अपॉन करंट डीसी, ठीक है। और इसमें जब आप पुट करोगे, अच्छा एसी में क्या पुट करोगे, एसी तो हमने निकाला ही नहीं, तो एसी का फॉर्मूला ये है, IAC square is basically IDC square plus IRMS square। RMS हमने निकाल लिया, कितना था IM अपॉन 2, और DC हमने निकाल लिया, अपॉन में 3.14 था, अपॉन में पाई था। दोनों को लो, सॉल्व करो, स्क्वायर करो, अंडर रूट करो, आंसर निकाल लो, फिर डिवाइड कर दो, और आंसर जो है दैट विल बी 1.21, याद रख लो, ठीक है। तो ये जो हमने काम किया है ये सारा है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, ठीक। लास्ट पॉइंट कि अगर फुल वेव रेक्टिफायर हुआ तो, फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब ये है कि आप ऐसे एसी भेज रहे हो, इसमें हम दो डायोड लगा देते हैं, सॉरी, इसमें हम क्या करते हैं, दो डायोड्स लगा देते हैं, और दो डायोड्स लगा के जब पॉजिटिव से इनपुट आती है तो एक डायोड पास कर देता है, और जब नेगेटिव से इनपुट आती है तो दूसरा डायोड पास कर देता है। एक डायोड से पॉजिटिव पास करता है, एक डायोड से नेगेटिव, एक से पॉजिटिव एक से नेगेटिव, तो सारी की सारी आउटपुट हमें मिलती है, लेकिन उलट डायरेक्शन में। उलट डायरेक्शन क्यों हुई,
क्योंकि जब पॉजिटिव पार करता है पॉजिटिव की तरह ही पार करता है, और नेगेटिव पास करता है तो वो भी उसे पॉजिटिव की तरह ही पास करता है, लेकिन वो डायोड दूसरा है जो पास कर रहा है। ठीक है, इस तरह से है। तो ये जो है पहली चीज कि कैसे कैसे अचीव करते हैं, तो दो टाइप्स होती हैं इसकी अचीव करने की। एक तो है सेंट्रल टैप मेथड, ठीक है, और दूसरा जो है वो होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज, ये मेथड आपने प्लस टू में भी पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है आपने सारा प्लस टू में भी। ठीक, फाइनली इसमें जो हम अब काम दूसरा कर रहे हैं कि कौन कौन सी चार चीजें देखी थी हमने। एक तो देखा था डीसी करंट, डीसी वो कितना था, Im अपॉन पाई। यहाँ पे क्योंकि डबल करंट हो गया ना, सीधा सीधा करंट डबल हो गया, तो यहाँ पे करंट सीधा डबल कर दो डीसी का, ठीक हो गया, 2Im अपॉन पाई। अच्छा, दूसरा क्या देखा था, आई आर एम एस। ओके, वो क्या था, आई एम बाई अंडर रूट बाई टू था। टू था, इसमें अंडर रूट टू आएगा, इसमें अंडर रूट टू आएगा। कैसे याद रखोगे, याद रख लेना कि आई एम बाई टू को बाई टू असल में आर एम एस स्क्वायर था ना, स्क्वायर होता है आर एम एस में, और वो टू की जगह फोर आया होगा, ठीक है, और फिर फोर का मतलब फोर का अंडर रूट टू होता है ना, तो यानी कि वहां फोर आता था, आई एम स्क्वायर बाय फोर, उसका हम अंडर रूट लेते थे। अब इसमें इसके साथ एक मल्टीप्लाई फैक्टर हो गया, वो टू, ये टू से टू कट जाता है, तो अपॉन में अब अगर आप लोगे तो अंडर रूट टू आएगा। इससे आपको याद रह सकता है, रह जाएगा कि आरएमएस क्योंकि स्क्वायर से रिलेटेड है, इसके नाम में ही देखो रूट मीन स्क्वायर, तो आप पहले वो लेके स्क्वायर लेके उसका मीन लेके फिर रूट निकालते हो, तो ये लास्ट वाला रूट ही है समझ लो। ओके, थर्ड चीज हमने वहां पे क्या निकाली थी, एफिशिएंसी कितनी आई थी 40.6, उसका डबल कर दो, दैट विल बी 81.2। और लास्ट हमने क्या निकाला था, फोर्थ हमने निकाला था रिपल फैक्टर गामा, वो कितना आया था, वहां पे आया था 1.21, यहाँ पे आएगा 0.48, क्योंकि एसी और डीसी दोनों अलग अलग है ना, तो ये याद रख सकते हो, ये चार पांच फैक्टर्स अगर आपको ये याद रहते हैं या फॉर्मूले याद रहते हैं, तो फिर आपका रेक्टिफायर वाला काम भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, रेक्टिफायर वाला काम भी इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, दिक्कत वाली बात नहीं है कोई, आराम से निकलता है, प्यार से होता है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, तो यहां तक ये भी हमारा हो गया। ओके, चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, ये वाले टॉपिक्स पे खत्म करते हैं इसे। नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे ऑसिलेटर्स। एक मेरे पास जो दो तीन डाउट्स और आए हैं आपके, ऑसिलेटर्स में कुछ है, और फिल्टर्स और ओपेम, तो उसकी बात करेंगे अगली क्लास में। ठीक, चलो यहाँ तक के लिए पढ़ते रहो, काम करते रहो, डाउट्स पूछते रहो, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए शब्बा खैर, टेक केयर ऑफ योर, वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड keep on working. Okay, see you in the next class.